पिछले कुछ दिनों में नेपाल से बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे थे। ऐसी ऐसी वीडियो देख के आपका दिल दहल जाएगा, आप रोने लगेंगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। एक वीडियो जो 9 सितंबर को वायरल होता है, उस वीडियो में एक आदमी को बहुत सारे लोग रोड पे उसे मार रहे थे, पीट रहे थे, लात से, गुस्से से, फैट से मारे जा रहे थे। जब उस वीडियो का मैंने कमेंट देखा तो कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बहुत अच्छा हुआ इसके साथ। फिर कुछ वीडियो वायरल होती है, उस वीडियो में एक महिला, कहा जाता है कि विदेश मंत्री हैं, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी हैं, जिनका नाम आरजू होता है, उनको भी मारा जा रहा है। उनके पति जो पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, दोनों को घसीट घसीट के पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। इसका भी मैंने कमेंट देखा तो लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा हुआ। एक महिला जिनको जला दिया गया, उसे घर में आग लगा दिया गया, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी जिनका नाम राजलक्ष्मी होता है, उनको जला दिया गया, मार दिया गया। उसका भी कमेंट मैंने देखा तो बहुत सारे कमेंट गए कि अच्छा हुआ इन लोगों के साथ। लेकिन कुछ वीडियोस हमने ऐसे देखे, कुछ वीडियो ऐसे वायरल हुए जहां पे एक विद्यार्थी को गोली लगी, वो रोड पे पड़ा हुआ था। एक जूता जो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा था, खून लगा हुआ जूता, इस जूते को देख के और कुछ लोगों का जो आक्रोश था, बहुत सारे लोगों का जो आक्रोश था इन सब चीजों को लेकर, और जो लाशें जो बिछी हुई थी, कम से कम 19 से 20 लाशें जो बिछी हुई थी, ये इन सब चीजों के का जो मैंने कमेंट पढ़ा तो लोग दुख जता रहे थे, बहुत दुखी थे और सब आवाज उठा रहे थे, जय नेपाल, आंदोलन छोड़ो, चोरो गद्दी छोड़ो, इस तरह का नारा लगा हुआ था। आखिर क्या मामला था जो इतने सारे लोग अचानक ही नेपाल में रोड पे उतर चुके थे? ये आंदोलन बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था कि कहा जा रहा है कि सरकार से परमिशन लेकर किया गया है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सरकार ने ही उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर दी? इतने सारे लोग जो आए, क्यों आए रोडों पे? और इसमें जितने भी लोग थे जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच हुआ, जिनका उम्र अभी इस लेवल पे है 18 से 28 के बीच में, उन लोग वही लोग में उतरे हुए थे। उनके हाथ में जेनजी का पोस्टर था, उनके हाथ में नेपो किड, नेपो बेबी का पोस्टर था। क्या है ये सब चीज और क्यों हुआ जो इतने लोग रोड पर उतर आए? नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश, स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये नेपाल की घटना है। नेपाल जल रहा है, नेपाल में लोग सड़कों पर उतरे हुए थे। स्थिति ऐसी कर दी, राष्ट्रपति भवन जला दिया गया, नेताओं के घर जला दिए गए, बड़े बड़े मॉल जला दिए गए, बड़े बड़े दुकान जला दिए गए, हिल्टन होटल वो जला दिया गया, बहुत जगह सब कुछ जला दिया गया। लोगों में इतना गुस्सा फूट फूट के भरा हुआ है। एक आदमी जिसका वीडियो वायरल होता है कि जिसने गोली खाई थी और कहता है कि हम नेपाल के हैं, ये नेपाल का खून है, इस तरह का वीडियो वायरल हुआ था। इतना जो भड़काऊ आग हुआ, देख के डर लगता है, इतना स्थिति खराब हो चुका है नेपाल। नेपाल हमारा पड़ोसी मुल्क, एक छोटा सा मुल्क है जो कि अभी गरीब, बहुत गरीब है। नेपाल का जो घर भी है ना, कुछ घर ही अच्छे हैं, लेकिन बाकी के जो घर है, बहुत सारे घर जो हैं वो बहुत ही खराब है। अभी भी वो इस लेवल पर जी रहे हैं कि अगर इंडिया से तुलना किया जाए तो इंडिया से कम 20 से 25 साल पीछे हैं वो लोग। नेपाल से हम लोग का, इंडिया का बेटी रोटी का रिश्ता चलता है। बेटी रोटी मतलब हम लोग वहाँ पे अपनी बेटी को ब्याहते हैं, वहाँ के लोग अपनी बेटी को यहाँ ब्याहते हैं, मतलब वहाँ पे शादी विवाह सब चलता है। माताएं, बहन किसी का ससुराल है, किसी का रिलेशन है, किसी की बुआ है, इस तरह से वहाँ पे नेपाल से हम लोग का रिश्ता चलता है। और रोटी मतलब कमाई, कमाने के लिए यहाँ के लोग नेपाल जाते हैं कमाने के लिए, नेपाल के लोग इंडिया आते हैं कमाने के लिए। तो ये बेटी रोटी का रिश्ता है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा भाई है नेपाल। लेकिन आज जो चल रहा है नेपाल में तो लोग दुखी हैं ही, लेकिन इंडिया में भी बहुत लोग दुखी हैं यार नेपाल की स्थिति को लेकर। दरअसल होता यूं है कि नेपाल की सरकार ने 28 अगस्त 2025 को 26 ऐसे सोशल मीडिया ऐप को बंद करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि देश की सिक्योरिटी के लिए उन्होंने ये जितनी भी 26 ऐसी कंपनियां उनके पास, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराने के कारण आप लोगों का ऑफिस यहाँ पे नहीं है, तो जाके आप रजिस्ट्रेशन कराइए और यहाँ पे ऑफिस खोलिए, क्योंकि हमें जो शिकायत करनी होती है वो शिकायत हम किसके पास करेंगे? नेपाल की सरकार ने ऐसा कहा। उन्होंने 7 दिन का समय दिया। लेकिन जितने भी ये कंपनी वाले हैं, जो कंपनी फेसबुक, मेटा, यूट्यूब, व्हाट्सएप, बहुत सारे जो एक्स हैं और ट्विटर, ये सब सारी कंपनियों को उन्होंने नोटिस भेजा। पर इन सब कंपनियों ने उन्होंने अपना ऑफिस वहां पे नहीं खोला, क्योंकि वहां पे ऑफिस खोलने का मतलब है कि खर्चा बढ़ जाएगा बहुत सारा। क्योंकि नेपाल भी जो है, ये लगभग वहाँ जितने भी लोग हैं 90% लोग वहां पे नेट यूज करते हैं। तो 3 अगस्त को इन सब सारी जो जितने भी एप्स हैं, जो कंपनियां, उनको बंद कर दिया गया। और एक बात और, इससे पहले जब ये 7 दिन का नोटिस दिया गया था, उससे पहले सोशल मीडिया पे एक मुहिम चलाई जा रही थी। जितने भी ऐप जो बंद हुए हैं उन सब पे एक मुहिम चलाई जा रही थी, नेपो किड, नेपो बेबी और जेनजी करके। ये काफी एक फैला हुआ था। कहा जा रहा है कि इन सब चीजों को चलाने में के मेयर होते हैं, उन मेयर का नाम है बालाशाह, और एक और जो है वहाँ पे हामी नेपाल करके, वहाँ के एक
हामी नेपाल करके जो एनजीओ चलाते हैं, उनके एक जो हेड होते हैं शुदुन गुरुंग करके, वो तो ये सब चीजें क्यों हो रही थी, ये सब चीजें सोशल मीडिया पे मुहिम क्यों चलाया जा रहा था? दरअसल इन सब चीजों के लिए जो जिम्मेदार है वहां का नेपाल का सरकार। नेपाल की जितनी भी आबादी है, उस आबादी का 20% लोगों के पास ही पूरा का पूरा पैसा है। कहा जाता है कि लगभग 60% से ज्यादा पैसा मात्र 20% लोगों के पास है। नेपाल अगर ऐसे देखा जाए तो नेपाल गरीब नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो पूरे पैसे पे काबू करके बैठे हुए हैं। नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ था 2008 में, और 2008 में चुनाव होने के बाद लोकतंत्र हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ। 2008 से लेके अभी 2025 चल रहा है। इन 17 सालों में 13 बार प्रधानमंत्री चेंज हो चुका है, बदल चुका है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग राजतंत्र में जो कर रहे थे लूटपाट, वो लोग यहाँ पे आके लोकतंत्र में भी आके ये लोग भी लूटपाट ही कर रहे हैं। इन्होंने नेपाल को जहां तक निचोड़ना चाहा निचोड़ लिया। 3-4 तो पार्टियां हैं वहां पे, 3 इंपॉर्टेंट पार्टी है वहां पे। बार बार जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं इन्हीं में से बन रहे हैं, और ये जब भी सत्ता में आते हैं लूटने का काम करते हैं। इनके बच्चे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। एक मेन कारण ये भी है, इनके बच्चे सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हुआ था, इनके बच्चे विदेशों में लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, महंगे पढ़ाई करते हैं। कहा जा रहा है इनको कि 50 लाख 1 करोड़ रुपया इंडियन करेंसी में ये लोग खर्चा करते हैं पढ़ाई पे, महीने की फीस होती है। और वहीं यहाँ पे कुछ जो 80% लोग हैं उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है। वो लोग, नेपाल के लोग सब जगह घूम जाते हैं कमाने के लिए। एक बार आपको बताता हूँ, ये नेपाल के लोगों का, दुबई हो, सऊदी अरबिया हो, चाहे और भी गल्फ कंट्री हो, जहाँ भी हो, इन लोगों को वीजा तुरंत मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है कि नेपाल काफी गरीब है। ये लोग काफी मेहनती होते हैं, वहां जाके कमाते हैं, वहां जाके खाते हैं, वहां से वो लोग कमा के अपने घर वालों को पेट पालते हैं। लेकिन यहीं पे 20% लोगों के पास आधा से ज्यादा पूरा पैसा जो है ना, 70% पैसा जो इन लोगों के पास, इन्होंने कब्जा करके बैठा है। नेपाल में अभी भी सड़कें उतनी अच्छी नहीं है, कहीं क्या लगभग बहुत जगहों पे सड़कें उतनी अच्छी नहीं है। नेपाल के युवा जो हैं, अभी बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं। नेपाल में 20% से ज्यादा, लगभग 50% युवा जो है बेरोजगार हैं। 10 में से 5 युवा अभी भी वहाँ पे बेरोजगार हैं, और नेताओं के बच्चे महंगे गाड़ियों में घूम रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं। जितने भी वहाँ पे मॉल हैं, ज्यादातर मॉल जो है ना नेताओं के हैं। जितने भी वहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें हैं नेताओं के हैं। जितने भी बड़े बड़े सिनेमा हॉल है, थिएटर है, बाकी सब नेताओं के ही। इन जितने भी नेता हैं सारे के सारे ने लूटने का काम किया। एक बात आपको मैं बताता हूँ, आज से कुछ दिन पहले एक नेता के बेटे की शादी थी, उसमें उसने बहुत सारा खर्चा किया तो किया, अच्छे से शादी करी, लग्जरी शादी करी। शादी में 6 घंटे के लिए काठमांडू का ट्रैफिक जाम करवा दिया उसने, क्योंकि उसकी बेटी का शादी था, बेटी का बारात आना था। ये ऐसा, उसमें कितने इमरजेंसी की गाड़ियां गई, कितने लोग जिनको इमरजेंसी था, कितने हॉस्पिटल जाना थे, वो सबको रोका गया। नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री केपी ओली, उनका बर्थडे था 4 साल पहले, जिस समय ये सत्ता में शायद नहीं थे, लेकिन ये विपक्षी पार्टी थे, तो इनका बर्थडे मनाने के लिए पैतृक स्थान गाँव जाते हैं। इसके लिए उन्होंने हेलीकॉप्टर का व्यवस्था लगाया, और पैतृक स्थान जिनका गाँव होता है वहाँ पे हेलीपैड नहीं था, तो उन्होंने 4 लाख रुपए खर्च करके हेलीपैड बनवाया। ये खर्चा उन्होंने फिजूल खर्ची में की, लेकिन यहाँ पे जो नेपाल के नौजवान युवा है, नेपाल में गरीबी है, उनके लिए लोग ज्यादा तक सोचते नहीं। 30% पैसा नेपाल में 80% लोगों के पास है, और 70% पैसा मात्र 20% लोगों के पास है। तब नेपाल में एक मुहिम चलाई गई। ये नेपो किड जो कह रहे हैं, ये नेपो किड वही है जो नेता के बच्चे हैं, अमीर लोगों के बच्चे हैं, और नेपो बेबी के विरुद्ध में। लेकिन इनको करने वाले कौन है? आपने देखा होगा जेनजी क्या है। जेनजी का मैंने फुल वीडियो एक बना के रख दिया है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ, जेनजी एक जनरेशन है। अभी कहा जाता है ना कि हम लोग 7 पीढ़ी 7 जनरेशन का होता है, तो जेनजी जो अभी जनरेशन है, जिनका जन्म 1997 से लेके 2012 के बीच हुआ, वो जेनजी के जनरेशन है। जो जब पैदा लिए तो सोशल मीडिया के साथ ही पैदा लिए। उनके हाथ में मोबाइल था, कंप्यूटर फ्री था, इंटरनेट फ्री था, सारी सुविधाएं थी। तो ये लोग कंप्यूटर से और मोबाइल से, इंटरनेट से जुड़ते चले गए, तो इनका लगाव उनके साथ काफी हो गया। और ये लोग जो ये युवा है, यही युवा, और उनके जो एक कहते हैं कि मेयर जो बाला साहब जो मेयर है, वो जेनजी के, हालांकि वो नहीं है, उनका उम्र को ज्यादा है, लेकिन वो इस चीज को फोकस किया, क्योंकि जेनजी के लोग ने इस चीज का प्रदर्शन किया, मोबाइल से पूरे चीज को इन्होंने वायरल किया। ये जो जितनी घटनाएं घटी है, जो ये लोग लूटा है, खसोटा है देश को, नेता हो चाहे विपक्षी नेता हो, ये सब जो लूटने का जो काम किया है, तो ये जेनजी के लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से यही दिखाने का प्रयास किया। सोशल मीडिया के माध्यम से इन्हीं सब चीजों को उन्होंने उजागर करने का कोशिश किया कि कुछ नेता के बच्चे 20% लोग पूरे आबादी पूरे पैसे पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, और यहाँ लोग गरीबी में मर रहे हैं। तो इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया।
और ये आंदोलन जिस दिन शुरू होता है तो जेएनजी के लोग तो करते ही हैं, तो ये सरकार उस समय क्या फैसला लेती है, हालांकि परमिशन लेके किया गया था, जो जिसके बारे में बताया, जो हामी नेपाल के जो मेन होते हैं सुदुन गुरु और ये बाला साहेब, इन्होंने सरकार से परमिशन लिया था कि हम लोग एक आंदोलन करेंगे। तो सरकार को लगा कि छोटा मोटा आंदोलन होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया बंद करने के कारण लोगों के साथ हजारों की लाखों की संख्या में जब भीड़ जुट जाती है, तब सरकार को डर लगने लगता है कि मैंने तो सोचा था कि थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ये तो बहुत सारा हो गया। बहुत सारा होने के कारण सरकार को डर लग जाता है और अब ये इसको कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस छोड़े जाते हैं, रबर की गोलियां चलाई जाती है। जब ये भीड़ कंट्रोल नहीं होता है तो एक डीएसपी होते हैं, डीएसपी ऑर्डर देते हैं गोली मार दो। उसमें 20 बच्चों की, जो कि स्कूल ड्रेस में पहने हुए थे, जो उतने उम्र के बच्चे तो बता ही दिया ना, 1997 से लेकर 2012 के बच्चे क्या है, विद्यार्थी, 27 साल के बच्चे, उससे कम के बच्चे, सब विद्यार्थी थे। तो विद्यार्थियों पे गोली चलाई, बहुत सारे लोग मरे। तब जाके जब ये भीड़ बेकाबू हो चुकी थी और भीड़ बेकाबू होने के कारण उन्होंने पीटना स्टार्ट किया, आग जलाना स्टार्ट किया। उस आग में बहुत सारे लोग मरे, गृह मंत्री का आवाज चला गया। ये जो शुरुआत हुआ था युवा का प्रदर्शन, भरतपुर, काठमांडू, इटहरी, बरहरवा, इन सब चीजों से शुरुआत हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा की उनको और उसकी पत्नी जो है आरजू है, उनको भी पीटा गया, मारा गया, दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। उसके काठमांडू के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी एक पत्नी, उनके घर में जो आग लगा दिया गया तो उनकी पत्नी राजलक्ष्मी वो जिंदा जल गई, उनको मार दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल जो है, उनको भी पीटा गया, दौड़ा दौड़ा के। उनकी बेटी के घर पे जब मारा पीटा गया, उनके बेटी घर पे आग लगाया जाता है। तो उनके घर में एक लाश भी मिलती है, लेकिन पता नहीं चला वो लाश किसकी है। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल जो है, इनको विष्णु पौडेल को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, इनको चड्डी उतार तक मारा गया। इनका भी सोशल मीडिया पे काफी वीडियो वायरल हुआ। लेकिन ये सब चीजें जो हुआ है, ये एक प्रधानमंत्री जो फैसला लेते हैं लेट से, इन्होंने तो मारने का फैसला कर दिया कि चला दो गोली, बहुत सारे लोग मर गए। हालांकि 9 तारीख को इन्होंने शाम को इस्तीफा दे दिया और 8 तारीख के शाम को इन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, सोशल मीडिया का सारा ऐप फिर से ओपन कर दिया जाएगा। अब तो देर हो चुकी थी, फैसला इन्होंने गलत फैसला लिया था उस समय। फिर 9 तारीख को ये भी इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा देके जब इन पे आंच आती है तो इनको कुछ लोग बचा के हेलीकॉप्टर से इनको बाहर भेज देते हैं। तो इनका भी मौत पक्का था उसमें। इन सब चीजों के लिए जिम्मेदारी सिर्फ यही नहीं है, इन सब चीजों को जो कहा जाता है कि पिछले 4 सालों में 3 घोटाले हुए, बहुत बड़े बड़े घोटाले। मैंने एक बार बताया 16 या 17 सालों में 13 बार मुख्यमंत्री का बदल चुका है। 2021 में घोटाला होता है, जिस घोटाले का नाम है गृह बंधु भूमि स्वैप। इस घोटाले में 57,600 करोड़ रुपया, 57,600 करोड़ का घोटाला हुआ। एक 2023 में घोटाला होता है ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला, जिसमें 13,600 करोड़ का, और एक लास्ट घोटाला होता है जो 2024 में हुआ था, वो ऑपरेटिव घोटाला 59,700 करोड़ का घोटाला। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिससे तो नेपाल के कम से कम आधे से ज्यादा लोगों का तो रोजगार मिल जाता है। ये भी कहा जाता है इन नेताओं के पैसे भी स्विस बैंक में पड़े हुए, बहुत सारे पैसे स्विस बैंक में पड़े हुए इन सब घोटालों के कारण। नेता के जो बच्चे हैं, जो विदेशों में लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं, उनके कारण ये सब चीजें घटी है। ये आंदोलन कर रहे थे, बहुत अच्छे से कर रहे थे, इन्होंने परमिशन लेके आंदोलन किया था। लेकिन वहां जब आंदोलन का भीड़ बढ़ जाता है, पहले मैंने ये शांत आंदोलन चल रहा था, उनको बात मान जाना चाहिए था। शांत आंदोलन को काबू करने के लिए लोग आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, रबर की गोलियां चलाते हैं। जब बेकाबू होने लगती है तो अब इन्होंने गोलियां बरसाना स्टार्ट किया। जब गोलियां बरसाते हैं, जब लोग बच्चे जो मर रहे थे, उसके बाद उससे जो पहले जनरेशन के पिता और उसके दादा ये सब सोचे कि मैंने अपने बच्चों को आंदोलन के लिए भेजा था, ये आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार गोलियां चला रही है। अब ये लोग भी आ जाते हैं, मिलेनियम जो है जनरेशन का नाम है, और इससे पहले कुछ जनरेशन है जिसका बारे में मैंने वीडियो में बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं। वहाँ पे ये जनरेशन के लोग भी आ जाते हैं और उस जनरेशन के लोग आके फिर रोडों पे हंगामा होता है। अभी नेपाल की स्थिति ऐसी है कि मॉल को लूटा जा रहा है, नेता के मॉल को लूटा जा रहा है, नेता के ऑफिस को लूटा जा रहा है, नेता के बड़े बड़े दुकानों को लूटा जा रहा है, नेता के घरों को लूटा जा रहा है, सबको किया जा रहा है। मॉल से पूरे कुछ उस चीज में, उन सब चीजों में कुछ उपद्रवी लोग भी शामिल हो गए थे, सिर्फ जेएनजी के लोग ही नहीं थे, कुछ शामिल हो गए थे, जो कि आपने वीडियो देखा हो, जो कि दुकान खाली करके ले जा रहे हैं, एसी फ्रिज सब लूट के लेके जा रहे हैं। एक इसमें एक घटना ये भी हुई है कि सीतामढ़ी से सटे जलेसर, सीतामढ़ी से सटे जलेसर का एक जेल है, जलेसर जेल में से लगभग 1300 कैदी जेल तोड़ के फरार हो चुके हैं, और वो सीतामढ़ी के रास्ते बिहार में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ को पकड़ा गया है, कुछ को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। इन सब चीजों से एक बात तो कह सकते हैं कि नेपाल कम से कम 20 साल 25 साल पीछे चला गया है। नेपाल की स्थिति ऐसी हो गई है 20-25 साल। अभी फिलहाल सेना ने काबू पा लिया है और वहाँ पे नए प्रधानमंत्री बनने का जो ये हो रहा है वो बनेगा, एक प्रोसेस हो रहा है वो बनेगा, या जो भी बनेगा सो बनाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेपाल के लिए दुआ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नेपाल फिर से सही हो जाए और ये सब चीज़ रुक जाए। अब कोई नेता बने, कोई मुख्यमंत्री या जो कोई प्रधानमंत्री बने, जो भी अच्छा बने, लेकिन बढ़िया आदमी बने कि नेपाल को लूटे ना, नेपाल के लिए अच्छा करे। जय हिंद।